नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। चुनाव से पहले भाजपा ने कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है। कांग्रेस की यूपीए सरकार में मंत्री रहे आरपीएन सिंह अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं और इस मौके पर आरपीएन सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी, सीएम योगी की तारीफ की और उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर सवाल भी खड़े किए। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आरपीएन सिंह को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद आरपीएन सिंह ने जेपी नड्डा, अमित शाह और सीएम योगी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद थे। ज्वाइनिंग के बाद उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने काफी कम वक्त में राष्ट्र निर्माण का कार्य किया है। आरपीएन सिंह ने कांग्रेस की सोच पर सवाल उठाए। वो बोले कि काफी लोग उनको पहले से कहते थे कि उनको बीजेपी में जाना चाहिए। इस पर मैं ये कहना चाहूंगा, देर आए दुरुस्त आए। आपको बता दें कि बीजेपी आरपीएन सिंह को पडरौना सीट से स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ विधानसभा चुनाव लड़ा सकती है। आरपीएन सिंह पडरौना रियासत से ताल्लुक रखते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरपीएन सिंह साहब हैं। सर, इतनी लंबी कांग्रेस की राजनीति, क्या कारण रहा कि जो कांग्रेस छोड़कर आपको बीजेपी में शामिल होना पड़ा? सर, साफ तौर पे जैसे मैंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, 32 सालों से ईमानदारी से मैंने इस पार्टी में काम किया, पर ना तो वो पार्टी रह गई है, ना तो वो सोच रह गई। सर, कमी क्या नेतृत्व में है कांग्रेस के में? सर, अब इतिहास हो गया है, उस पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहूँगा। भारतीय जनता पार्टी में रहकर देश निर्माण, राष्ट्र हित और राष्ट्र को, देश को आगे बढ़ाने का काम जो भी एक कार्यकर्ता की हैसियत से ईश्वर की शपथ खा के उसको मैं विकसित करने का प्रयास करूंगा। सर, लेकिन कई सारे आरोप भी आपके ऊपर लग रहे हैं। कह रहे हैं झारखंड में आपके नेतृत्व में पार्टी अच्छा नहीं कर रही थी, एक शब्द का इस्तेमाल किया गया, कायर। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं व्यक्तिगत टिप्पणी करता नहीं हूँ। जब मैंने जब कांग्रेस पार्टी को झारखंड में जिताया होगा तभी भी कायर रहा हूँगा। मैं तो सिर्फ ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनको सद्बुद्धि दे। सर, अब कहाँ चुनाव लड़ेंगे? जो काम भारतीय जनता पार्टी देगी वो करेंगे। वही यूपी प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने आरपीएन सिंह का स्वागत किया और कहा कि आरपीएन जैसे नेता प्रधानमंत्री मोदी के साथ ही होने चाहिए। आदरणीय आरपीएन सिंह जी को मैं भारतीय जनता पार्टी की परिवार में स्वागत करता हूं। उनके साथ आज दो सहयोगी भी पार्टी में शामिल हुए, उनको भी मैं स्वागत करता हूं। तब मैं उनको एक बार हमारी इलाके की कुछ प्रसंगों लेके गया था, फिर भी उनको भी बहुत मेरा मित्रता नहीं था, तब भी मैंने कहा था कि आप जैसे व्यक्ति नरेंद्र मोदी जी के साथ होनी चाहिए, देश को आगे ले जानी चाहिए। आज इसीलिए मैं बहुत दोनों को धन्यवाद देता हूं। सिंधिया जी पहले आ गए थे और आरपीएन सिंह जी जैसे व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में आना, मोदी जी की नेतृत्व को स्वीकार करना, ये एक शुभ संकेत है। उधर आरपीएन सिंह के कांग्रेस छोड़ने के बाद कुशीनगर में कांग्रेस का दफ्तर बंद हो गया है। दरअसल आरपीएन सिंह के राज दरबार में ही कांग्रेस का दफ्तर था, लेकिन अब कुशीनगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए बैठने की जगह भी नहीं बची है। वहीं कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि किसी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा और कायर लड़ाई छोड़कर जा रहे हैं। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस वक्त देश को संबोधित कर रहे हैं। धूमधाम भले ही कुछ कम हो, परंतु हमारी भावना हमेशा की तरह सशक्त है। गणतंत्र दिवस का यह दिन उन महानायकों को याद करने का अवसर भी है जिन्होंने स्वराज के सपने को साकार करने के लिए अतुलनीय साहस का परिचय दिया तथा उसके लिए देशवासियों में संघर्ष करने का उत्साह जगाया। 2 दिन पहले 23 जनवरी को हम सभी देशवासियों ने जय हिंद का उद्घोष करने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर उनका पूर्ण स्मरण किया है। स्वाधीनता के लिए उनकी ललक और भारत को गौरवशाली बनाने की उनकी महत्वाकांक्षा हम सब के लिए प्रेरणा का स्रोत है। हम अत्यंत सौभाग्यशाली हैं कि हमारे संविधान का निर्माण करने वाली सभा में उस दौर की सर्वश्रेष्ठ विभूतियों का प्रतिनिधित्व था। वे लोग हमारे महान स्वाधीनता संग्राम के प्रमुख ध्वजवाहक थे। लंबे अंतराल के बाद भारत की राष्ट्रीय चेतना का पुनर्जागरण हो रहा था। इस प्रकार वे असाधारण महिलाएं और पुरुष एक नई जागृति के अग्रदूत की भूमिका निभा रहे थे। उन्होंने संविधान के प्रारूप के प्रत्येक अनुच्छेद, वाक्य और शब्द पर सामान्य जनमानस के हित में विस्तृत चर्चा की। वह विचार मंथन
लगभग 3 वर्ष तक चला। अंततः डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने प्रारूप समिति के अध्यक्ष की हैसियत से संविधान को आधिकारिक स्वरूप प्रदान किया और वह हमारा आधारभूत ग्रंथ बन गया। यद्यपि हमारे संविधान का कलेवर विस्तृत है, क्योंकि उसमें राज्य के कामकाज की व्यवस्था का भी विवरण है, लेकिन संविधान की संक्षिप्त प्रस्तावना में लोकतंत्र, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के मार्गदर्शक सिद्धांत सारगर्भित रूप से उल्लिखित हैं। इन आदर्शों से उस ठोस आधारशिला का निर्माण हुआ है जिस पर हमारा भव्य गणतंत्र मजबूती से खड़ा है। इन्हीं जीवन मूल्यों में हमारी सामूहिक विरासत भी परिलक्षित होती है। इन जीवन मूल्यों को मूल अधिकारों तथा नागरिकों के मूल कर्तव्यों के रूप में हमारे संविधान द्वारा बुनियादी महत्व प्रदान किया गया है। अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। संविधान में उल्लिखित मूल कर्तव्यों का नागरिकों द्वारा पालन करने से मूल अधिकारों के लिए समुचित वातावरण बनता है। आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करने के मूल कर्तव्य को निभाते हुए हमारे करोड़ों देशवासियों ने स्वच्छता अभियान से लेकर कोविड टीकाकरण अभियान को जन आंदोलन का रूप दिया है। ऐसे अभियानों की सफलता का बहुत बड़ा श्रेय हमारे कर्तव्यपरायण नागरिकों को जाता है। मुझे विश्वास है कि हमारे देशवासी इसी कर्तव्य निष्ठा के साथ राष्ट्र हित के अभियानों को अपनी सक्रिय भागीदारी से मजबूत बनाते रहेंगे। प्यारे देशवासियों, भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। उस दिन को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। उसके 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 से हमारा संविधान पूर्णतः प्रभावी हुआ। ऐसा सन 1930 के उस दिन को यादगार बनाने के लिए किया गया था जिस दिन भारतवासियों ने पूरी आज़ादी हासिल करने का संकल्प लिया था। सन 1930 से 1947 तक हर साल 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाता था। अतः यह तय किया गया कि उसी दिन से संविधान को पूर्णतः प्रभावी बनाया जाए। सन 1930 में महात्मा गांधी ने देशवासियों को पूर्ण स्वराज दिवस मनाने का तरीका समझाया था। उन्होंने कहा था, चूँकि हम अपने ध्येय को अहिंसात्मक और सच्चे उपायों से ही प्राप्त करना चाहते हैं और यह काम हम केवल आत्मशुद्धि के द्वारा ही कर सकते हैं, इसलिए हमें चाहिए कि उस दिन हम अपना सारा समय यथाशक्ति कोई रचनात्मक कार्य करने में बिताएं। यथाशक्ति रचनात्मक कार्य करने का गांधी जी का यह उपदेश सदैव प्रासंगिक रहेगा। उनकी इच्छा के अनुसार गणतंत्र दिवस का उत्सव मनाने के दिन और उसके बाद भी हम सब की सोच और कार्यों में रचनात्मकता होनी चाहिए। गांधी जी चाहते थे कि हम अपने भीतर झांक कर देखें, आत्मनिरीक्षण करें और बेहतर इंसान बनने का प्रयास करें और उसके बाद बाहर भी देखें, लोगों के साथ सहयोग करें और एक बेहतर भारत तथा बेहतर विश्व के निर्माण में अपना योगदान करें। प्यारे देशवासियों, मानव समुदाय को एक दूसरे की सहायता की इतनी ज़रूरत कभी नहीं पड़ी थी जितनी कि आज है। अब 2 साल से भी अधिक समय बीत गया है, लेकिन मानवता का कोरोना वायरस के विरुद्ध संघर्ष अभी भी जारी है। इस महामारी में हजारों लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा है। पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पर आघात हुआ है। विश्व समुदाय को अभूतपूर्व विपदा का सामना करना पड़ा है। नित्य नए रूपों में यह वायरस नए संकट प्रस्तुत करता रहा है। तो गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आप राष्ट्रपति का संदेश सुन रहे थे देश के नाम। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। आरपीएन सिंह के कांग्रेस छोड़ने के बाद कुशीनगर में कांग्रेस का दफ्तर बंद हो गया है। दरअसल आरपीएन सिंह के राज दरबार में ही कांग्रेस का दफ्तर था, पर अब कुशीनगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बैठने के लिए भी जगह नहीं बची है। वहीं कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि किसी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा और कायर लड़ाई छोड़कर जा रहे हैं। ले गए, कोई बात नहीं है।
जो लड़ने वाले होंगे वो रुकेंगे, संघर्ष करने वाले वो होंगे वो रुकेंगे, जिनको ईडी सीबीआई का डर होगा वो चले जाएंगे, जिनको संपत्ति बचानी होगी चले जाएंगे, और जिसको डर नहीं होगा वो लड़ेगा और इस सरकार का मुकाबला करेगा। आदरणीय राहुल गांधी जी तो बहुत पहले कहे थे, जिसको किसान, नौजवान, गांव गरीब के मुद्दों को लेकर लड़ना है, देश को बचाना है, प्रदेश को बचाने की आवाज़ बनना है, संविधान को बचाने की आवाज़ बनना है, वो कांग्रेस पार्टी में रहेगा, और जिसको नहीं लड़ना होगा वो चला जाएगा। ये लड़ाई बड़ी मुश्किल है और ये लड़ाई साहस के साथ ही लड़ी जा सकती है, वीरता के साथ ही लड़ी जा सकती है, बहादुरी से ही लड़ी जा सकती है, क्योंकि ये लड़ाई आप एक दंभकारी सरकार, उनके अहंकार, उनकी एजेंसीज, पूंजीवाद, हर तरह के लांछन के खिलाफ लड़ रहे हैं। और इसको लड़ने के लिए बूता चाहिए। ये सच की लड़ाई है, ये सिद्धांतों की लड़ाई है। इसको लड़ने के लिए बूता चाहिए, इसको लड़ने के लिए वीरता चाहिए, साहस चाहिए। और जैसा कि प्रियंका जी कहती हैं, कायर इस लड़ाई को लड़ नहीं सकते। जो जहां जा रहा है, हम उनको बिल्कुल अपनी ओर से शुभकामनाएं देते हैं उनके उज्जवल भविष्य की, और हम आशा करते हैं कि शायद उनको समय रहते ये पता चलेगा कि लड़ाई लड़ना, शिद्दत से लड़ाई लड़ना वीरों की निशानी है। वहीं आरपीएन सिंह के बीजेपी ज्वाइन करने के बाद ट्वीट वॉर भी जारी है। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ट्वीट करके लिखा है, संकट के समय जिसने साथ देने की उम्मीद थी, एक एक करके सभी साथ छोड़ते जा रहे हैं। आरपीएन सिंह के बाद अभी और कौन कौन जाएंगे, ये बड़ा सवाल है। वहीं आरपीएन सिंह की ज्वाइनिंग के बाद भाजपा कांग्रेस पर लगातार पलटवार कर रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी का कहना है कि बीजेपी का प्रयोग फेल साबित होगा। मेजर पॉजिटिव परिवर्तन का इशारा है। जहां तक सवाल है कांग्रेस पार्टी का, जो पार्टी कभी मुल्क की पार्टी थी, आज मोहल्ले की महंगी होती जा रही है। उसका एक ही कारण है कि कांग्रेस पार्टी की जो नकारात्मकता, निगेटिव पॉलिटिक्स, और निगेटिव पॉलिटिक्स का नतीजा ये हुआ है कि आज इस मुल्क की पार्टी को मोहल्ले की पार्टी बना दिया है। कांग्रेस पार्टी में सारे युवा नेता, तकरीबन हमारे जो प्रमुख नेता थे कांग्रेस के युवा, उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ही देश आगे बढ़ सकता है। वो हमारे प्रधानमंत्री जी की नीतियों को देखकर हमारी पार्टी में आ रहे हैं। अब कांग्रेस पार्टी में युवा नेता के तौर पर 2 वरिष्ठ युवा नेता हैं, राहुल जी, प्रियंका जी, बाकी सारे बिछड़े बारी बारी। कांग्रेस ने आज जिस तरह से पिछड़ों को अपमानित करने का काम किया है, उसके लिए कांग्रेस को पूरे देश से माफी मांगना चाहिए। आरपीएन सिंह साहब को कायर और डरपोक कहकर संबोधित किया है उनकी राष्ट्रीय प्रवक्ता ने, यह बहुत ही निंदनीय है। पूरे समाज को अपमानित करने का काम कांग्रेस ने किया है। आरपीएन सिंह जी परोना के केवल नेता हैं, उसके अलावा उनको कोई जानता तक नहीं, उनका कोई जनधार तक नहीं है, और वो भी अपनी विधानसभा के, इसके सिवा उनका कोई वो नहीं है। तो ऐसे लोग कहीं दूर दूर तक पीछे खड़े नहीं हो सकते हैं। इसलिए अगर भारतीय जनता पार्टी कहीं गलत मुगालते में उनको प्रयोग करना चाहती है तो उनका प्रयोग भी विफल होगा। और चलिए अब आपको वो तस्वीर दिखाते हैं जिसमें 4 नेता एक साथ दिखाई दे रहे हैं, और ये चारों ही नेता कभी कांग्रेस के यूथ ब्रिगेड का हिस्सा थे, लेकिन अब इनमें से 3 नेता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद और तीसरा नाम आरपीएन सिंह का, वो भी अब बीजेपी का हिस्सा बन चुके हैं, जबकि सचिन पायलट फिलहाल कांग्रेस में ही बने हुए हैं। ये दिलचस्प तस्वीर आज सोशल मीडिया पर खूब शेयर की जा रही है। ये तस्वीर तब भी शेयर की गई थी जब ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में शामिल हुए थे, तस्वीर तब भी शेयर की जा रही थी जब जितिन प्रसाद ने बीजेपी का दामन थामा था, और अब आरपीएन सिंह के बाद एक बार फिर से इस तस्वीर को लेकर लोग चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। और फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, कहीं मत जाइएगा। स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद। उत्तर प्रदेश में पहले राउंड की वोटिंग से ठीक पहले बीजेपी ने जाट समुदाय को साधने की ठान ली है। बुधवार को गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिमी यूपी के 253 जाट नेताओं से मुलाकात करने का फैसला किया है। यह मीटिंग पार्टी के ही एक दिग्गज जाट नेता के घर पर बुलाई गई है। पश्चिमी यूपी की सीटों पर 10 फरवरी को पहले राउंड की वोटिंग होनी है, और उससे पहले कल जाट नेताओं के साथ अमित शाह एक बैठक करने जा रहे हैं। कुल मिलाकर 253 जाट नेता होंगे जो इस बैठक में शामिल होंगे।